Hello friends, welcome back to my channel Gain Brain with हिमांशी ऋषि एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने एजुकेशन करंट अफेयर्स की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। आज हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स डिस्कस करेंगे एनवीएस के एग्ज़ाम में जो दिसंबर 2022 में आए थे, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि जनरल इंग्लिश में क्वेश्चंस देखे कैसे जाते हैं, क्वेश्चंस आते किस टाइप के हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड में कि वीडियो आपको कैसी लगी। जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये सिनोनिम से है, ठीक है। सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स, समानार्थक शब्द, हिंदी में हम इसे कहते हैं या पर्यायवाची भी बोलते हैं। और एंटोनिम होता है ऑपोजिट, मतलब विपरीतार्थक। द वर्ड प्रॉडिंग मीन्स, हमें बताना है प्रॉडिंग का क्या मतलब है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, सेरमोनाइजिंग, टॉर्चरिंग, अर्जिंग या फिर लविंग। हमें करेक्ट आंसर बताना है। प्रॉडिंग का क्या मतलब होता है? प्रॉडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए उत्साना, किसी चीज़ के लिए उकसाना की पोक करना। इंग्लिश में हम कहते हैं पोक करना, हिंदी में कहते हैं उकसाना। किसी भी काम के लिए आप किसी को उकसा रहे हो कि वो करे, ठीक है। 4 ऑप्शन है। जो प्रॉडिंग से मिलता जुलता वर्ड है वो है अर्ज, अर्जिंग। अर्जिंग का भी यही मतलब होता है किसी को उकसाना कि वो काम वो कर ले। जो प्रॉडिंग का सिनोनिम है वो है ऑप्शन 3 अर्जिंग। अर्जिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन बिलो। कर्सरी। कर्सरी, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है? अगेन नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड। आप देख रहे हो कैसे क्वेश्चन को घुमा के फिरा के पूछ रखा है। पहले था सिमिलर टू द वर्ड, अब है नियरेस्ट मीनिंग। आपको सिनोनिम वर्ड भी दिखने को मिल सकता है। पहले का मतलब भी सिनोनिम था, नियरेस्ट मीनिंग का भी सिनोनिम ही मतलब है। हमें कर्सरी का मिलता जुलता वर्ड सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची। थॉरो, रेयर, डीप या फिर सुपरफिशियल। जो कर्सरी का मतलब होता है, कर्सरी का मतलब ऊपर ऊपर से, मतलब आप डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो उसकी, बस आप ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले रहे हो, ठीक है। अब थॉरो का क्या मतलब होता है? थॉरो का मतलब आपने सुना ही होगा, थॉरो स्टडी। थॉरो स्टडी मतलब डिटेल स्टडी, आप बहुत केयरफुल वे में पढ़ रहे हो। और इसका तो उल्टा हो जाएगा कर्सरी का। ये तो कर्सरी का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से, डिटेल में नहीं, केयरलेसली। रेयर का मतलब काफ़ी ज़्यादा कम पाने वाला, ठीक है। रेयर मतलब बहुत कम, बहुत कम। डीप, डीप का मतलब क्या होता है? अगेन डिटेल, डीप स्टडी, डीप मतलब काफ़ी अंदर। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब भी क्या होता है? ऊपर ऊपर से। जो कर्सरी से मिलता जुलता वर्ड है वो है सुपरफिशियल। और सुपरफिशियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्ज़ाम में ये वर्ड देखा जाता है, तो आप इसे स्टार लगा सकते हैं। इसके आगे इंपॉर्टेंट वर्ड है सुपरफिशियल। या तो आपको ऑप्शंस में देखने को मिलता है, सीधा सीधा वर्ड्स में ही आ जाता है ये। नेक्स्ट, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बिलो। तो आप देखिए कि कितने सारे इन्होंने वोकैब से क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम से, आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ मैंने एक ही पेपर का प्रीवियस ईयर लिया है, बहुत से हर सब्जेक्ट के हुए हैं, आपको पता है। ये मैंने एक ही पेपर का लिया है, तो इसी में देख लिए तीसरा क्वेश्चन है वोकैब से। अब इसमें हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है। विपरीतार्थक मतलब एवर्जन। एवर्जन के 4 ऑप्शन, हमें एवर्जन का बताना, उल्टा मीनिंग क्या है। एवर्जन का पहले मतलब समझते हैं। एवर्जन मतलब घृणा करना, किसी को हम पसंद नहीं करते या फिर डिसलाइक करना, हेट करना। हेट, डिसलाइक, एपथी, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एवर्जन से मिलते जुलते हैं। अब हमें इसका उल्टा बताना है, एंटीपैथी। एंटीपैथी का क्या मतलब है? एंटीपैथी मतलब हम किसी को पसंद नहीं करते, ठीक है, उसके लिए हम
अच्छी भावना नहीं रखते अपने मन में। फिर है लाइकिंग। एवर्जन मतलब किसी को लाइक नहीं करना, लाइकिंग मतलब हम किसी को पसंद करते हैं। सो जो इस क्वेश्चन का एवर्जन का जो उल्टा है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है लाइकिंग। एवर्जन मतलब किसी को पसंद नहीं करना, लाइकिंग मतलब किसी को पसंद करना। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने पिछले 7-8 महीने पहले 2 वीडियोस बनाई थी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे। सो मैंने उसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं करवाए थे। आई रिमेंबर सिर्फ 25-30 वर्ड्स करवाए होंगे या 20-25 वर्ड्स। आपको 2 वर्ड्स, उन 25-30 में से आपको 2 वर्ड्स आज के पेपर में ही देखने को मिल जाएंगे। एक तो एवर्जन था, मुझे याद है अवर्जन था, एंटीपैथी मैंने उसमें करवाया था। सो मैंने उन वीडियोस के लिंक नीचे डाल रखे हैं। वो ऐसी वीडियो है, अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं ना, सो जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में वो 20-25 वर्ड्स हमेशा है कि वो पूछा ही जाता है। सो मैंने सिर्फ ऐसे वर्ड्स रखे हैं। सो इसी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस में से ही आप लगा लो 2 क्वेश्चन उसमें से आ गए, तो ऑब्वियसली वो वैल्यूएबल ही होगी, यूज़फुल ही होगी आपके लिए। सो ज़रूर देखिएगा, आपको आई एम श्योर 2-3 नहीं तो 1 वर्ड तो उन 20-25 में से आपको मिल ही जाएगा देखने को अपने एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। अभी मैं बताऊंगी ये कंफ्यूजिंग क्यों है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। अब 5 नंबर का ना आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी देखने को मिल सकता है क्योंकि सिलेबस में गिवन है, और एनवीएस के एग्ज़ाम में भी 5 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आया था। अब बहुत लोगों को खुशी हो रही होगी ये सोच के, ओहो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज क्या होता है, मतलब अपठित गद्यांश इंग्लिश में, ठीक है, अनसीन पैसेज। तो आपको लग रहा होगा कि ठीक है अभी पैसेज में से आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे, 5 नंबर तो ईजिली आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। बहुत स्मार्ट है जो क्वेश्चन पेपर रेडी कर रहे हैं। अब जो आपको तीनों क्या कहते हैं, अभी हमने जो डिस्कस करे वोकैब के सेक्शन से सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखने को मिले हैं, वो जो मैंने लिए हैं ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से ही लिए हैं। तो आप लगा लो इन्होंने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कैसा दिया है। 5 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको पैसेज में से पढ़कर बताने थे, और वो भी इजी पैसेज नहीं था क्योंकि आपको वो समझना था, समझने के बाद आंसर लिखना था, मतलब मार्क करना था। तो वो ऐसा नहीं था कि इजी लेवल का, जैसे सीटेट मतलब टेट लेवल का नहीं था, थोड़ा हाई लेवल का था। और 3 क्वेश्चन इन्होंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स के डाल दिए। तो आप ये मत सोचेगा कि 5 नंबर आपको अनसीन पैसेज में मिल जाएंगे। अगर इस बार भी स्मार्ट हुए लास्ट टाइम की तरह एग्जामिनर्स, तो वो ऐसे ही करेंगे। अनसीन पैसेज में 5 नंबर में 2-3 में एंटोनिम सिनोनिम पूछ लेंगे, ठीक है। और जो बाद के बचे हुए 5 नंबर है उसमें आपको ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंटैक्स से है, और ये बहुत बहुत कंफ्यूजिंग रूल है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। गीतांजलि श्री's रेत समाधि is one of the few novels in India that has received international recognition. सो आपको ABCD 4 दिखाई दे रहे होंगे। अभी ABCD क्या है, हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, A पार्ट में, B पार्ट में, C में या D में। तो बेसिकली इन चारों पार्ट में से किसी पार्ट में गलती है, डेफिनेटली है, नहीं तो नो एरर का ऑप्शन दिया होता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताना चाहती हूँ, जो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। किताब का नाम रेत समाधि, गीतांजलि श्री की। ये लास्ट ईयर का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि गीतांजलि श्री एक पहले इंडिया के ऐसे व्यक्ति थे, मतलब हैं, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बुकर प्राइज मिला है। किस किताब के लिए? इनकी किताब रेत समाधि के लिए। इंग्लिश में इस किताब का नाम है टूम ऑफ सैंड, ठीक है। ये अगर आपने मेरे करंट अफेयर्स की 14 या मैंने 15 डाल दी, अगर आपने देखी होंगी वीडियोस, तो मैंने उसके अंदर डिस्कस किया है। तो बुकर प्राइज मिला है। बुकर प्राइज लिटरेचर का बहुत बहुत नंबर 1 प्राइज है। आज तक इंडिया में बुकर प्राइज किसी को मिला ही नहीं है।
सो 2022 में बुकर प्राइज़ गीतांजलि श्री को मिला था इनकी किताब रेत समाधि या फिर टूम ऑफ सैंड के लिए, और पहले इंडियन है जिन्हें ये बुकर प्राइज़ मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एजुकेशन फील्ड में। और एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस देखनी है तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगेन उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है लिंक, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। गीतांजलि श्रीज रेत समाधि इज, तो ये ठीक लग रहा है, वन ऑफ द फ्यू नॉवेल्स इन हिंदी। अब ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा ये गलत हो सकता है, बट नहीं, ये पार्ट भी ठीक है। दैट हैज़ रिसीव्ड, इस पार्ट में मिस्टेक है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सी, दैट हैज़ रिसीव्ड की जगह दैट हैव रिसीव्ड होना था। अब यहाँ पे दैट हैव क्यों आना था, ये सिंटैक्स का है क्वेश्चन और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अभी मैं समझाती हूँ, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में हु एवर, whom एवर, दैट, विच, व्हेन, वेयर एंड whose। सो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है इंग्लिश ग्रामर में। अब आप दो सेंटेंस देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज टॉकिंग। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, बिने इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स who are taking a part in the competition। अब आप देख सकते हैं पहले और सेकंड एग्जाम्पल में क्या सिमिलैरिटी है, क्या चीज़ सेम है, वन ऑफ द आ रखा है ना। सो बेसिकली ये रूल वन ऑफ द सेंटेंस टाइप के लिए है। और एग्ज़ाम में मैंने 1 से 2 क्वेश्चंस देखे हैं, एक तो इसी में आया और एक और किसी पेपर में वन ऑफ द से क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये रूल आपको पता होना चाहिए सिंटैक्स का। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट रूल सिंटैक्स के 2 वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं, ये वाला नहीं किया, तो इसलिए मैंने अलग से इसके लिए बनाई है स्लाइड कि ये आप लिख लो, नहीं तो PDF मैं शेयर करूँगी टेलीग्राम के चैनल पे, आप वहाँ से ले लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी। सो आप देख सकते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज टॉकिंग, हमने यहाँ पे वॉज लगाया है और नीचे बिने इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर लगाया है। सो ऐसा क्यों, सेम से ही लग रहे हैं। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला रूल आप नीचे ब्लू जो हाईलाइटेड है उसमें देख सकते हैं, नीचे बॉक्स में। पहला रूल क्या कहता है, अगर सेंटेंस सिर्फ वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, इससे स्टार्ट हो रहा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज टॉकिंग। अब आप सेकेंड रूल पे आ जाइए, वन ऑफ द प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, तब आएगा प्लूरल वर्ब। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ द आ गया और वन ऑफ द के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन अभी मैंने आपको बताया, हु एवर, whom एवर, ठीक है, दैट, विच। सो वन ऑफ द आया सेंटेंस में, बट उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन भी आपको देखने को मिल गया, इस केस में प्लूरल वर्ब लगेगा। सो इसलिए सेकंड सेंटेंस आप देखिए, बिने इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स है, बट हु आ गया इसके बाद, तो रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। सो सेकंड रूल के हिसाब से चलो तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। अब जो हमने इससे पहले सेंटेंस पढ़ा था, गीतांजलि श्रीज रेत समाधि इज वन ऑफ द फ्यू नॉवेल्स इन हिंदी दैट हैज रिसीव्ड लिखा था। सो दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसलिए इसके बाद हैव आना था। ठीक है, वन ऑफ द आ गया, फिर रिलेटिव प्रोनाउन दैट आ गया, तो रूल क्या कह रहा है, प्लूरल आएगा वर्ब। सो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखना चाहे, PDF से लेना चाहें, स्टार बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, ये हमारा वॉइस से क्वेश्चन लिया गया है, एक्टिव पैसिव वॉइस। हर एक पेपर में जनरल इंग्लिश में एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच से भी देखने को मिला है, बट एक्टिव वॉइस तो हर एक
पेपर में आया एक, नहीं तो 2 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कहीं कहीं पेपर्स में. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द ऑप्शन इन विच द वॉइस हैज़ बीन चेंज्ड करेक्टली. सो मतलब हमें वॉइस चेंज करनी है. अ बिग कैट इज चेजिंग अ पनी रैट. सो ये एक्टिव वॉइस में है. अब इसको हमें पैसिव वॉइस में करना है. एग्जाम में ना मोस्टली एक्टिव से पैसिव ही आता है, पैसिव से एक्टिव मतलब बहुत ही कम एग्जाम्स में आता ही नहीं है. एक्टिव से पैसिव में ही आपको चेंज करना होता है. सो बेसिकली एक्टिव पैसिव के ना बहुत सारे रूल्स होते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि एक्टिव पैसिव पे मैं एक अलग से वीडियो लाऊं जनरल इंग्लिश की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मैं बहुत ही ईजी वे में विद सो मेनी एग्जाम्पल्स मैं ट्राई करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए. आपको एक बार ही समझ में आएगा, आई एम 100% श्योर आप कभी भी नहीं भूलोगे एक्टिव पैसिव. बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, अगर आप एक्टिव पैसिव पे वीडियो चाहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. अ बिग कैट इज चेजिंग अ पनी रैट. अ पनी रैट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है. तो रूल क्या कहता है कि जो हमारा एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा. सो अ पनी रैट से सेंटेंस स्टार्ट होगा. तो चारों ही सेंटेंस अ पनी रैट से स्टार्ट हो रहे हैं. इज चेजिंग. सो बेसिकली जो हमें चेंज करना होता है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट की लाइन, जो वर्ब के बाद जितना भी मैटर है वो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको आप सीधा सीधा सब्जेक्ट बना लो. ठीक है, वर्ब हमारा क्या है, चेजिंग. वर्ब आपको मैंने समझा रखा है, वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन. चेज मतलब किसी का पीछा करना. सो इसके बाद वाली लाइन अ पनी रैट क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा बन गया सब्जेक्ट. ठीक है, अ पनी रैट से हो गया सेंटेंस स्टार्ट. अब इस चेजिंग को हमें चेंज करना है. अब जो रूल कहता है वो क्या कहता है, जो इस चेजिंग है उसे हमें पैसिव में चेंज करना है. सो अकॉर्डिंग टू रूल जो भी आईएनजी वाले सेंटेंस है वो बीइंग लग जाता है. ठीक है, इज ही रहेगा बट बीइंग प्लस V3 लग जाएगा. सो हमारा रूल ये कहता है हमेशा पैसिव वॉइस में V3 ही लगता है. ठीक है, और कोई टेंस यूज होता ही नहीं है. V1 V2 V3 हमने डिस्कस किया था पहली वीडियो में जनरल इंग्लिश की. सो हमेशा पैसिव में V3 लगता है. सो आप जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2. क्यों, अ पनी रैट इज बीइंग चेज्ड. मैंने बताया इज है तो इज ही लगेगा. अगर आईएनजी वाला सेंटेंस है तो बीइंग आ जाएगा, और बीइंग के बाद हमेशा V3, चेजिंग का V3 क्या होगा, चेज्ड. ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है अ बिग, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है, और बाय का भी यूज होता है, बाय अ बिग कैट. सो बेसिकली अभी आपको ये समझ में, जिसको पता है एक्टिव पैसिव के रूल्स वो तो उनको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया. बट जिसने पहले नहीं पढ़ा उनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि इसके बहुत रूल्स होते हैं जो कि आपको याद नहीं करने पड़ते बट समझने पड़ते हैं. नेक्स्ट, द अदर डे आई मेट अ पर्सन हु डैश मी इन गेटिंग माई फर्स्ट जॉब ईयर्स अगो. सो इसमें बेसिकली हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ठीक है, हमें फिलअप भरना है. सो द अदर डे आई मेट अ पर्सन हु डैश मी इन गेटिंग माई फर्स्ट जॉब ईयर्स अगो. सो हु वॉज हेल्पिंग मी, हु हेल्प्ड मी, हु हैड हेल्प्ड मी, या फिर हु हैड बीन हेल्पिंग. सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल भी. ये टेंसेस से लिया गया क्वेश्चन है. ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, और ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे हैं पास्ट परफेक्ट से ही पूछे गए हैं. सो इस टेंस का आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए. मोर ओवर मैं आपको ना एक हिंट देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को किया कैसे जाता है. अब आप देख रहे हो इस सेंटेंस में ना 2 एक्शन हो रहा है. क्या 2 एक्शन हो रहा है, द अदर डे आई मेट अ पर्सन. सो सबसे पहला एक्शन क्या हो रहा है, आई मेट अ पर्सन, मैं किसी व्यक्ति से मिला. और दूसरा एक्शन क्या हो रहा है, हु डैश, हु हेल्प्ड, या फिर हु जो भी ऑप्शन है, हु डैश मी गेटिंग माई फर्स्ट जॉब ईयर्स अगो. दूसरा एक्शन है कि उसने मेरी हेल्प करी जॉब लेने में. सो जिस भी सेंटेंस में
आपको दो एक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक एक्शन में V2 लगा होगा और दूसरे एक्शन में आपको हैड प्लस V3 लगाना है। अब आप ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में आपको V2 दिख रहा होगा, V2 सेंटेंस में ऑलरेडी लगा हुआ है। द अदर डे आई मेट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। अभी मैंने बताया वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म लगी है तो दूसरे एक्शन में आप हैड प्लस V3 लगाओगे। सो कौन से ऑप्शन में हैड प्लस V3 है? थर्ड ऑप्शन में। सो हैड हेल्प्ड आ जाएगा, ठीक है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। सो पास्ट परफेक्ट के 2-3 रूल्स होते हैं, वो आपको आने चाहिए। और ज़्यादातर एग्जाम में मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि इससे क्वेश्चन 2-3 एग्जाम्स में फिलअप्स में पूछे गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभी हमने जो 7 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं ये मैंने एक ही पेपर से ले रखे हैं। तो अब आप आइडिया लगा लो कि प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करके कि 10 में से आपको 6-7, ठीक है, 6 मान के चलो कि आपको ग्रामर से आएंगे। इसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर अनसीन पैसेज आया तो 2-3 आपको अनसीन पैसेज से देखने को मिलेंगे। वो कैब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें 3 क्वेश्चंस वो कैब के थे। सिंटैक्स का आपको अच्छे से नॉलेज हो। एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन पक्का है। सो आप ऐसे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। टेंसेस का भी आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, कौन सा टेंस इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सो इससे पहले भी मैंने एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो जनरल इंग्लिश का सेकंड पार्ट है उसमें मैंने एंड में इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिलवाए थे, करे थे हमने डिस्कस। सो उसी के आगे का कंटिन्यूएशन में ये और हैं, ठीक है। आई होप आपने वो रिवाइज करे होंगे। मैंने आपको टेक्निक बताई थी। क्या है टेक्निक याद रखने की? रटने से किसी को याद नहीं होता। आप दिन में 15 मिनट निकाल लीजिए, बस ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक है। पहले दिन नहीं याद होगा, दूसरे दिन नहीं याद होगा, तीसरे दिन अगर आप सेम वर्ड्स पढ़ोगे ना, 20 वर्ड्स है तो आई एम श्योर 10-12 आपको याद हो जाएंगे तीसरे दिन। यही सही तरीका है। कोई ट्रिक काम नहीं आती। ट्रिक रटना, ट्रिक को भी आपको रटना ही पड़ता है। कोई ट्रिक नहीं काम आती, बस रिविजन ही काम आती है। और वोकैब के लिए रोज वाली रिविजन, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू लर्न, नॉट लर्न बट यू गेट टू नो द वर्ड्स। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप देख रहे हैं। अब जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है अब्रप्ट। अब्रप्ट का हिंदी मीनिंग क्या है? रुकना, एकदम से रुक जाना, ठीक है। अब्रप्ट एंडिंग मतलब जो एकदम से खत्म हो गई। सो एकदम से रुकना या एकदम से खत्म होने को हम इंग्लिश में कहते हैं अब्रप्ट। और जो इसके सिनोनिम्स या फिर सिमिलर वर्ड्स हैं वो है सडन, ब्रीफ, ब्लंट, शार्प, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली कुछ काम हो जाए तो उसको हम अब्रप्ट भी बोलते हैं। क्विक, कर्ट, रूड, हेस्टी। हेस्टी का मतलब वैसे होता है वेरी फास्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी में। सो कोई काम हम जल्दी जल्दी में करें तो वो एकदम से खराब ही होता है, रुक ही जाता है। सो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिनोनिम्स वो है हेस्टी और ब्लंट। ब्लंट, कर्ट भी, तीनों सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। अब इसके एंटोनिम्स मतलब इसके ऑपोजिट देख लीजिए। अब्रप्ट मतलब एकदम से, और एंटोनिम्स इसके होंगे स्मूथ, एक्सपेक्टेड, कर्टियस, ग्रेजुअल, एक्सपेक्टेड, जेंटल, ग्रेशियस, ठीक है। सो ग्रेशियस और ग्रेजुअल ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड एब्जॉल्व। एब्जॉल्व वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपनी जो अभी मैंने जिस वीडियो के बारे में बात करी थी उसके अंदर मैंने ये वर्ड करवा रखा है एब्जॉल्व। और ये NBS के जो मेन PGT इंग्लिश का जो 80 नंबर का था उसमें ये वर्ड आया था एब्जॉल्व, ठीक है। सो एब्जॉल्व का क्या मतलब होता है? किसी को माफ़ी करना, माफ़ी देना, ठीक है। दोष मुक्त करना मतलब किसी को फॉरगिव करना, माफ़ करना। सो इसके जो सिनोनिम्स है वो है पार्डन या फिर फॉरगिव। जो ऑप्शन जो एग्जाम में आया था उसमें यही था कि आप एब्जॉल्व का आप सिमिलर वर्ड बताइए, तो उसमें फॉरगिव था।
तो फॉरगिव, पार्डन, एक्सक्यूज ये इसके सिनोनिम्स होते हैं, और जो इसके एंटोनिम्स होते हैं वो होता है कंपेल, या मतलब कंपेल मतलब किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, एक्यूज मतलब भी किसी के ऊपर ब्लेम लगाना। नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, मतलब एकदम से बेतुका सा, बेकार सा, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, जो कुछ भी, मतलब एब्सर्ड का मतलब ये लगा लो कुछ भी, जो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रहा। सो जो इसका सिनोनिम है वो है फूलिश, ल्यूडिक्रस, ये वर्ड बहुत आता है एग्जाम में ऑप्शंस में। सो ल्यूडिक्रस का क्या मतलब है? बेवकूफ़ काइंड ऑफ। फूलिश का मतलब भी, स्टूपिड का मतलब सेंसलेस, सेंस मतलब दिमाग, सेंसलेस मतलब जिसमें दिमाग समझ नहीं है। रिडिकुलस, इर्रेशनल, इर्रेशनल भी इंपॉर्टेंट है। सो ये जो सारे वर्ड्स है ये मतलब एब्सर्ड, बेवकूफ़ इनका मतलब है। और जो एंटोनिम है इसका वो क्या है? लॉजिकल, रीजनेबल, साउंड, सेंसिबल। सो ये इसके ऑपोजिट है, मतलब जिसमें थोड़ा दिमाग है, समझदार है, वाइस है। नेक्स्ट है अबंडेंस। अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके हिंदी में क्या मतलब है इसका? प्रचुरता। और इसके जो सिनोनिम्स है वो है प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, सरप्लस। प्रोफ्यूजन इंपॉर्टेंट है, प्रोफ्यूजन मतलब बहुत सारा। और जो इसके एंटोनिम्स है वो है स्केर्सिटी, डेफिशिएंसी, डर्थ। डर्थ और स्कैरसिटी ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। डर्थ एग्जाम में देखने को मिलता है बहुत से। डर्थ मतलब कमी होना, शॉर्टेज, ठीक है। सो बेसिकली ये सारे इसके एंटोनिम्स है। नेक्स्ट है अकॉर्ड। अकॉर्ड का क्या मतलब होता है? सहमति, मतलब अग्रीमेंट, हार्मनी। और इसका जो एंटोनिम है वो है डिसअग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब हम किसी से अग्री नहीं कर रहे, सहमति नहीं दे रहे। नेक्स्ट वर्ड है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड मतलब किसी चीज़ की आदी हो जाना, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना। सो जो इसके सिनोनिम्स है वो है हैबिचुअल, रेगुलर, यूजुअल, कस्टमरी, कन्वेंशनल। सो कस्टमरी, कन्वेंशनल इंपॉर्टेंट है, मतलब आदी होना, किसी चीज़ की आदत, हैबिट लगना। और एंटोनिम मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, किसी चीज़ को जो आपके लिए नया है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। स्पेशल, रेयर का हमने ऊपर डिस्कस किया था, रेयर मतलब बहुत कम। न्यू, अनयूजुअल, ठीक है, अनयूज्ड। तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, और इसके सिनोनिम्स क्या है? एडमिट, कंसेंट, प्रोफेस, कन्फेस। सो कन्फेस, प्रोफेस दोनों का क्या मतलब है? किसी चीज़ को स्वीकार करना। और इसके जो एंटोनिम है दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रडिक्ट, स्वीकार नहीं करना मतलब, और डिसअलाउ। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्यूजिशन। एक्यूजिशन मतलब किसी भी चीज़ को पाना या फिर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना। सो जो इसके सिनोनिम्स है वो है अक्वायरमेंट। आपने वर्ड सुना होगा अक्वायर, है ना, तो वो एक्यूजिशन ही मतलब होता है। अक्वायरमेंट, बेनिफिट इंपॉर्टेंट वर्ड है। गेन, अचीव, पोजेशन, अटेनमेंट। पोजेशन का भी यही मतलब होता है, आपने सुना होगा, अपने घर का पोजेशन ले लो, मतलब वो ही प्राप्त कर लो, ठीक है। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है बेनिफिट। बेनिफिट, पोजेशन, ये सारे ही आपको पता है। अटेनमेंट ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देन जो इसका एंटोनिम है वो है लॉस और डर्थ। डर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड है। डर्थ का मतलब होता है कमी। ये वर्ड बहुत देखा जाता है एग्जाम में, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट है एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब होता है रूखापन, ठीक है, हार्श। किसी से आप रूखेपन से बात कर रहे हो, हार्शली बात कर रहे हो, कड़वाहट। तो सिनोनिम्स है इसके हार्शनेस और बिटरनेस। बिटरनेस मतलब कड़वाहट। और जो इसका एंटोनिम है वो है कर्टिसी और बेनिवलेंस। बेनिवलेंस बहुत एग्जाम्स में आता है। बेनिवलेंस का क्या मतलब होता है? कर्टिसी और बेनिवलेंस का मतलब होता है काइंडली, प्यार से, ठीक है। हार्श और बिटरनेस इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम। और एक और वर्ड है जो बेनिवलेंस का उल्टा है, वो है मेनेवलेंस, ठीक है। मेनेवलेंस का भी यही मतलब होता है, हार्श, रूखापन। एक्यूमेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्यूमेंट का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, मतलब इजी लैंग्वेज में बताती हूँ, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, ठीक है। अवेयरनेस, ब्रिलियंस ये इसके सिनोनिम्स है। और एंटोनिम जो इसके
उल्टे वर्ड्स हैं वो क्या है, स्टूपिडिटी, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब, इग्नोर का मतलब आपको पता ही होगा, जब हम लापरवाही में किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते, ठीक है, तो ये हो जाएगा इग्नोरेंस। सो एक्यूमेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, और तो सब सारे आपको पता ही है, आपको पता होना चाहिए। एक्यूमेन का मतलब है अवेयरनेस, जागरूकता। नेक्स्ट एडमेंट, एडमेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडमेंट का मतलब होता है अटल, अड़ियल, ठीक है। तो एग्जाम में ये वर्ड आता है एडमेंट, और स्टर्बन भी आता है, इनफ्लेक्सिबल। तो ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स, और जो एंटोनिम है इसके वो है फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट। सो अड़ियल का तो ऑब्वियसली जो ऑपोजिट होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, जो काफ़ी सॉफ्ट है, सबके तौर तरीके से ढल जाता है औरों के। अधीर, अधीर भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अधीर का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, अधीर बाय द रूल्स, ठीक है, विद द रूल्स नहीं। ये जो अधीर वर्ड है ना, ये प्रेपोजिशन के फिल इन द ब्लैंक्स या फाइंड द एरर में वर्ड बहुत आता है, और हमेशा अधीर बाय द रूल्स होता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि अधीर विद द रूल्स होता है, इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज होता है वो बाय होता है। सो अधीर का मतलब होता है पालन करना। तो जो इसके सिनोनिम्स है वो है कॉम्प्लाई, ऑब्जर्व, क्लिंग, कीप, फैसन। फैसन इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। फैसन मतलब कि पालन करना किसी चीज़ का, बाइंड, स्टिक, जॉइन, होल्ड। तो ये सारे ही इसके सिनोनिम्स है। और जो इसके एंटोनिम्स है, कंडेम, कंडेम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑप्शंस में ये वर्ड देखने को बहुत मिलता है, कंडेम, देन डिसजॉइन, सेपरेट, स्प्लिट, डिटैच। तो ये सारे, ये होल्ड का ऑपोजिट है ना, किसी चीज़ को अलग करना, सेपरेट करना। अधीर मतलब पालन करना किसी चीज़ से, लगे रहना, उस चीज़ को मानना। देन नेक्स्ट है अधेशन। अधेशन का क्या होता है, चिपकाव या फिर लगाव। और जो इसके सिनोनिम्स है वो है अधीरेंस या फिर अधेसिवनेस, और जो इसका एंटोनिम है वो है सेपरेशन। अधरेंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अधीशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एधरेंट है। एधरेंट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का कोई समर्थक। तो फॉलोवर वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स, और किसी स्वामी जी के फॉलोवर्स, जो उनके मतलब समर्थक है। और इसके सिनोनिम्स, डिसिपल इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में ये वर्ड आता है, डिसिपल और अधरेंट, मतलब किसी भी चीज़ के फॉलोवर, समर्थक, ठीक है। और इसके जो एंटोनिम्स है वो है राइवल। राइवल मतलब जब आप किसी चीज़ को अपना समर्थन नहीं दे रहे, और एडवर्सरी भी इसका एंटोनिम है अधरेंट का। देन इसके बाद है हमारे पास वर्ड एडजेंट। एडजेंट का क्या मतलब होता है, सहायक, ठीक है। एडजेंट का सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो ज्वाइन करना, किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से ज्वाइन करना। सो एडजेंट का मतलब होता है सहायक, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, किसी को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो उल्टा क्या होगा, किसी चीज़ को सेपरेट करना, अलग करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी तो अलग करके ही तो हम उस किसी चीज़ में कमी लाएंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एडमॉनिश। एडमॉनिश का मतलब, ये एग्जाम में ना वर्ड बहुत बार आता है, एडमॉनिश वर्ड, DSSB में, और जो यूपी TGT PGT की भी मैंने प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन देखा है, एडमॉनिश। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है धिक्कारना, मतलब किसी भी चीज़ को आप अप्रूव नहीं कर रहे हो, अपना समर्थन नहीं दे रहे हो, बल्कि आप उसके ऑपोजिट कर रहे हो, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है काउंसिल या फिर रिप्रूव। काउंसिल का क्या मतलब होता है, जब आप किसी को सजेशन देते हो, तो बेसिकली अगर कोई आपको सुझाव दे, आप उससे सहमति नहीं रखते, असहमति रखते हो, मतलब एडमॉनिश, ठीक है। तो रिप्रूव, काउंसिल इसके सिनोनिम्स है, और जो इसके एंटोनिम्स है वो है अप्रूव और अपलॉड। अप्रूव और अपलॉड इंपॉर्टेंट वर्ड है। अप्रूव और अपलॉड का क्या मतलब है, सिंपल सा अपने सेंटेंस में बताती हूँ, मैं आपके प्लान को अप्रूव कर रही हूँ। अप्रूव कर रही हूँ मतलब अपनी सहमति दे रही हूँ, समर्थन दे रही हूँ, ठीक है। अपलॉड का भी क्या मतलब है, अप्रूव करना, और एडमॉनिश का मतलब किसी भी चीज़ को अप्रूव नहीं करना। सो एडमॉनिश और अपलॉड दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप स्टार लगा सकते हैं इन पे। एलिवेट वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पे आप डबल स्टार लगा लो।
एलिवेट, अबेट। अबेट भी अभी एनवीएस के एग्ज़ाम में किसी में ऑप्शन था आई गेस, ठीक है। सो एलिवेट, अबेट दोनों ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ में कमी करना। और इससे पहले हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, डर्थ, DEARTH। डर्थ का मतलब भी बताया था कमी। सो डर्थ भी इसका सिनोनिम है। एलिवेट, डर्थ और अबेट तीनों ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनका मतलब है कमी। रिलीव करना मतलब छोड़ना, ठीक है, कमी। और जो इसका एंटोनिम है, मतलब जो इसका ऑपोजिट है, वो है एग्रीवेट। एग्रीवेट मतलब इंक्रीज करना, मतलब बढ़ोतरी करना। इन्हांस का मतलब भी और बड़ा करना। सो एलिवेट, अबेट दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। अल्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्योर का मतलब क्या है? फुसलाना, बहलाना, फुसलाना, एल्योर करना, ठीक है। एंटाइस, एल्योर और एंटाइस दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। एंटाइस आपको बहुत एग्जाम में आपने देखा होगा, एल्योर भी देखा होगा, और ये कंफ्यूजिंग से वर्ड्स है। एल्योर मतलब बहलाना, फुसलाना, और जो इसके सिनोनिम्स है वो है एंटाइस, फैसिनेट, मतलब किसी को मक्खन लगाना, प्यार से बात करना अपने मतलब के लिए। और जो इसके ऑपोजिट्स है वो है रिपल्स और रिपेल। रिपल्स और रिपेल का मतलब होता है जब हम काफ़ी किसी से असहमति रखते हैं और हम उनसे प्यार से बात नहीं करते, हमेशा लड़ने के मूड में रहते हैं, तो बोलते हैं वाई आर यू इन सो रिपल्सिव मूड, और वाई आर यू रिपेलिंग, ठीक है। जब आप किसी से प्यार से बात नहीं करते, तो बहलाना, फुसलाना का ऑपोजिट है ये वर्ड। अमालगमेट भी इम्पॉर्टेंट है। अमालगमेट मतलब मिल जाना, एक होना। और जो इसका ऑपोजिट, जो इसके सिनोनिम्स है वो है कंबाइन। कंबाइन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को इकट्ठा करना, मिलाना। ब्लेंड, मर्ज, यूनाइट, है ना, यूनाइट। तो ये सब वर्ड्स का क्या मतलब है? एक दूसरे से मिलाना। और अगेन जो इसका ऑपोजिट है वो है डिवाइड, स्प्लिट। स्प्लिट इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट मतलब अलग अलग करना, डिवाइड का मतलब भी अलग करना। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस वर्ड मतलब कुछ ना ऐसे ऐसे वर्ड्स है वोकैबलरी के जो आपको बहुत एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, एक वर्ड है एम्बिगियस, एक वर्ड है एंटीपैथी, एक वर्ड है अबेट, और एक वर्ड है गैरिलेस। मतलब ये चार ना वर्ड्स हर एग्ज़ाम में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ट्रेंडी वर्ड है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्बिगियस का क्या मतलब होता है? अस्पष्ट। इजी लैंग्वेज में बताती हूँ, अनक्लियर। कोई भी चीज़ जो आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। कहीं जगह इसकी डेफिनेशन होती है हैविंग मोर देन वन मीनिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ का एक से ज़्यादा मीनिंग हो तो वो चीज़ कैसे क्लियर होएगी? सो एम्बिग्यूअस के जो सिनोनिम्स है वो है अनक्लियर, अनसर्टेन, डाउटफुल, अनश्योर, वोग। वोग इम्पॉर्टेंट है वर्ड। इनडेफिनेट, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, ये भी ऑप्शंस में देखा जाता है। मिस्टीरियस और एम्बिवेलेंट एक न्यू वर्ड है। एम्बिवेलेंट को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब जो कि कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है। और अब इसके ऑपोजिट्स पे आ जाइए। क्लियर, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है? जो चीज़ आपको क्लियर है। और इसका ऑपोजिट है इम्प्लिसिट, वो इसी का सिनोनिम है एम्बिग्यूअस का। इम्प्लिसिट मतलब जो आपको क्लियर नहीं है। सो इसके एंटोनिम्स है क्लियर, एक्सप्लिसिट, डेफिनेट, ल्यूसिड। ल्यूसिड इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्टिंक्ट, एविडेंट, प्रिसाइज। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर डबल स्टार कर लीजिए। एमिएबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फिर से। तो आप देख लो कि सारे वर्ड्स ना मैंने सारे इंपॉर्टेंट रखे हैं। अब जो वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर आप देखते हो या किसी भी चीज़ के आप मॉक टेस्ट या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, तो आई एम वेरी श्योर आपने इस जो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वर्ड्स, इसमें से आपने 5-7 वर्ड ज़रूर एग्ज़ाम्स में पहले देखे होंगे, क्योंकि मैंने वैसे ही वर्ड्स रखे हैं। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर, काफ़ी प्यार करने वाला व्यक्ति, काफ़ी नर्म स्वभाव का व्यक्ति। काइंड, लवेबल,
ठीक है, सोशेबल, चार्मिंग, कॉर्डियल, विनिंग, एफेबल। एफेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एफेबल, एमिएबल दोनों सिनोनिम्स है, मतलब फ्रेंडली। एफेबल, प्लीजिंग, अग्रीएबल, आउटगोइंग, फ्रेंडली, जेनियल। जेनियल भी इंपॉर्टेंट है। जेनियल मतलब जेंटल, ठीक है, तो जेंटल मतलब अच्छा। सो ये सारे एमिएबल के सिनोनिम्स है, जिसमें एफेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसके एंटोनिम्स है वो है अनअट्रैक्टिव, पीविश। पीविश मतलब गुस्सैल सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिसप्लीजिंग, रूड, डिसएग्रीएबल, इरिटेबल, हेटफुल, कोल्ड। अच्छा, एक और वर्ड है लॉथ। लॉथ, हेस्ट। तो ये सारे ना ऐसे वर्ड्स है, ये आपको ऑप्शंस में बहुत देखने को मिलते हैं। सो एमिएबल, फ्रेंडली, लॉथ, एपथी, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स है, मतलब हेट्रेड, काइंड ऑफ हॉस्टिलिटी। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पलीफाई मतलब किसी चीज़ में बढ़ोतरी, बढ़ाना। सो एनलार्ज, एक्सटेंड, ऑगमेंट और डीपन। ऑगमेंट वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। ऑगमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑगमेंट मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, और इसका जो ऑपोजिट है वो है लेसन, मतलब कम करना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम करना, ठीक है। और अभी हमने जो इस पीपीटी में सबसे जो पहला वर्ड है एलिवेट, ठीक है। एलिवेट भी क्या होता है? कमी। तो एम्पलीफाई का ऑपोजिट एलिवेट भी हो सकता है, अबेट भी हो सकता है। अब आ जाइए लास्ट वर्ड पे, एंटीपैथी। सो एंटीपैथी तो अभी हमने डिस्कस किया ही था, देखा ही होगा आपने, इस एग्जाम में आया ये वर्ड। सो एंटीपैथी का क्या मतलब है? घृणा करना, हॉस्टिलिटी, एवर्जन। या तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था एवर्जन वर्ड आया था, या एंटी, दोनों ही मतलब एक दूसरे के थे, है ना। सो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एवर्जन, एंटीपैथी, हॉस्टिलिटी, लॉथ, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। घृणा, एंटीपैथी मतलब किसी से नफरत करना, घृणा करना, और जो इसके ऑपोजिट्स है वो है एडमायरेशन, फैसिनेशन, मतलब किसी को प्यार करना, किसी को एडमायर करना। सो आज आप देख लीजिए हमने कितने सारे वर्ड्स डिस्कस कर लिए, और ये सारे ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी ये वर्ड्स मैंने आपके लिए रखे हैं इस वीडियो में। मैंने आपको ये भी डिस्कस किया है कि आप वर्ड्स रट नहीं सकते। एक तरीका बताया, अगर आप वो तरीका खुद फॉलो करके देख लीजिए 4-5 दिन, जो भी हमने जितने आज वर्ड्स डिस्कस करें, आई एम वेरी श्योर 10-15 वर्ड्स तो आपको याद हो जाएंगे। आप 5 दिन रोज़ इन जो आपने अपने नोट्स बनाए, बस एक बार ही उन्हें 15 मिनट रोज़ पढ़ लीजिए 24 घंटे में से। डेफिनेटली 4 दिन बाद आपको याद हो ही जाएंगे, आई एम 100% श्योर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। हैव अ गुड डे। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।